Hello everyone, I hope you all are doing great. I'm Sabina, your Nursing Foundation faculty, and this is going to be the prediction series for mains. And mains के हमारे जो भी Nursing Foundation के expected question है वो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. So crossing the finger and hope for the best कि हमारा mains का एग्जाम भी बहुत अच्छे से जाएगा and we are going to secure it and clear it with a very good rank, right? So you have this first question on your screen जिसमें लिखा है that you are providing care to a patient and the patient is in post operative unit with an arterial line. So you have to, जब भी आप थोड़े lengthy question पढ़ते हो then you have to focus on the hint. क्या क्या हिंट हमें दी है क्वेश्चन में. सबसे पहला हिंट हमें ये मिला है आर्टीरियल लाइन. आर्टीरियल लाइन से मेडिसिन नहीं देनी है. वी कैन यूज द आर्टीरियल लाइन फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूस आपका एबीजी सैम्पलिंग के लिए, आपका इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए आप यूज कर सकते हो आर्टीरियल लाइन. मोस्ट कॉमन साइट फॉर आर्टीरियल लाइन आपकी रेडियल हो गई. अदर देन रेडियल व्हाट आर द अदर साइट्स? अगर हम अदर साइट्स की बात करें, सो अदर साइट में वी हैव फेमोरल आर्टरी, वी हैव ब्रेकियल आर्टरी एंड डोर्सालिस pedis, right? So these are the other site for arterial line and most common is the radial artery. ठीक है जी. सो डॉक्टर ने आपको बोला है दैट यू हैव टू चेक द ब्लड प्रेशर रीडिंग मैनुअली जब आपने चेक किया तो 120/70 आया, लेकिन आर्टीरियल लाइन में जो इन्वेजिव आर्टीरियल ब्लड प्रेशर रीडिंग था वो 100/62 था. दैट मीन्स 20 का गैप आ गया, 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का, विच इज नॉट अ गुड साइन. मतलब कोई तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, right? Whereas the nurse take after identifying large discrepancy between arterial and manual BP line. तो which intervention you have to do as a nurse जब आपको पता चला कि manual BP कुछ और आ रहा है और arterial cardiac monitor पे BP कुछ और दिख रहा है, तो हम next क्या करेंगे, right? What you will do in this case, क्या हम उसका square wave test perform करेंगे on the monitor, position the patient flat while measuring the BP, recheck करेंगे BP with another BP machine and document करेंगे is a normal finding. देखो this is not a normal finding. अगर discrepancy है, difference है between the manual and arterial BP, we have to think कि ये difference क्यों आया, right? तो सबसे पहले rather than हम दोबारा से manual BP लें, we have to check the arterial line कि जो arterial line जो transducer उससे connect किया गया है क्या वो सही है, क्या वो प्रॉपरली एक्यूरेट फंक्शन कर रहा है या एक्यूरेट ब्लड प्रेशर रीडिंग दे रहा है. सो इस चीज के लिए जो आपके पेशेंट को जो आर्टीरियल लाइन लगी होती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट आर्टीरियल लाइन कंसेप्ट. सेम कंसेप्ट आपका सीवीपी वाला है, सेम आपका पल्मोनरी आर्टरी वाला है, जिसमें हम पेशेंट को फ्लैट जो है हमने सुपाइन पोजिशन देना है फ्लैट, जिसमें उसका फ्लेबो स्टैटिक एक्सिस बनाते हैं, राइट? ये फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस कौन से पॉइंट पे होता है? राइट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन. तो सबसे पहले आपने ये फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस वाला पॉइंट को याद रखना है. इसी पॉइंट से आपने एग्जैक्ट सेम लेवल पे जो आईवी स्टैंड होगा वहां पे आप या तो मैनोमीटर, बट हेयर यू आर नॉट यूजिंग मैनोमीटर, मैनुअली हम नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ट्रांसड्यूसर, राइट? सो ट्रांसड्यूसर कुछ इस तरीके का होता है. अगर अगेन वेरी वेरी ब्यूटीफुल डिवाइस, तो अगर आप यहाँ देखो ट्रांसड्यूसर को, ये आपका कार्डियक मॉनिटर से कनेक्ट होगा. दिस पार्ट यू विल गोइंग टू कनेक्ट विद कार्डियक मॉनिटर. ये ट्रांसड्यूसर का जिसको हम कनेक्ट करेंगे आईवी सेट, और वो आईवी सेट कनेक्ट होगा आपका नॉर्मल सलाइन, जो आपकी हेपेराइज सलाइन की बॉटल होती है, जिसमें आप प्रेशर बैग को कनेक्ट करते हो, जिसका प्रेशर 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक हमें इन्फ्लेट करके रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि अनइंटरप्टेड फ्लो चलता रहे, राइट? उसके बाद दिस इज द ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर के बाद ये यहाँ पे जो 3 वे लगा होता है, ये आपका जो पेशेंट की जो आर्टीरियल लाइन है वहां से जो कैथेटर की ट्यूबिंग होगी वो पेशेंट के ट्यूबिंग इससे कनेक्ट हो जाएगी.
राइट। अगर आप साइड में देखो तो एक और इसी तरीके से, इस तरीके से एक और वैल्व है। राइट। ये वैल्व, इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ जीरोइंग, लेवलिंग एंड फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस, फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस में क्या था कि पेशेंट को पहले फ्लैट लेटाओ, मिड एक्सिलरी लाइन से फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस को ढूंढो। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस आपको जैसे ही मिल जाएगा, देन फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ठीक एग्जैक्ट सेम लेवल पे, उसी लेवल पे आपने रखना है ट्रांसड्यूसर को। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से ऊपर भी नहीं होना चाहिए, नीचे भी नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांसड्यूसर इज प्लेस्ड टू हाई, अगर आपने टू हाई रख दिया तो वो क्या देगा, फॉल्सली लो रीडिंग देगा। अगर टू लो रख दिया तो वो फॉल्सली हाई रीडिंग देगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, द ट्रांसड्यूसर शुड बी प्लेस्ड एग्जैक्टली एट द सेम लेवल ऑफ फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। राइट, ये तो लेवल हो गया। उसके बाद हमें करना होता है जीरोइंग। मैनोमीटर में इट इज वेरी इजी टू डू द जीरोइंग, बिकॉज मैनोमीटर में नंबर लगे होते हैं, जहां जीरो आ रहा है वहीं एग्जैक्टली सेम फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे रख दो, दैट इज जीरो कर दिया आपने मैन प्रेशर। राइट, बिफोर यू स्टार्ट मेजरिंग। बट ट्रांसड्यूसर में हम जीरो कैसे करते हैं? ट्रांसड्यूसर में जीरोइंग करने से पहले, करने के लिए आप ये कनेक्ट करोगे कार्डियक मॉनिटर से। राइट, तो ये वाला एंड आपने कार्डियक मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया, ये आपका पेशेंट के कैथेटर से कनेक्टेड है, एंड ये आपका ट्रांसड्यूसर हो गया। यहाँ पे आपका जो सलाइन की जो लाइन है, आईवी सेट है, वो कनेक्टेड है विद 300 प्रेशर बैग के साथ। अब ये जो आप फ्री एंड फ्री ओपन ल्यूमन देख रहे हो ना, इस ल्यूमन को आपको ओपन रखना है, एंड पेशेंट के साइड, जो पेशेंट वाला साइड है, उसे आप क्लोज कर दोगे। सो पहले आपने पेशेंट के साइड को क्लोज करना है, ल्यूमन को, एंड ये एटमोस्फेयर वाला ओपन करना है। जैसे ही आप एटमोस्फेरिक वाला ल्यूमन ओपन करोगे तो एयर विल एंटर, एंड इस केस में क्या होगा कि आपका कार्डियक मॉनिटर पे जो बटन आप प्रेस करोगे, जब भी आप जैसे मूवमेंट आप बटन प्रेस करोगे, द प्रेशर विल बी जीरो। दैट मीन्स अब हमारा प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के लेवल पे हो गया है, वी हैव एट जीरो। अब इसके बाद जैसे ही जीरो आपको दिख जाएगा, आपको ये क्लोज कर देना है और पेशेंट की लाइन को ओपन कर देना है। अब यहां से आपको रीडिंग जो है दिखाई देगी, एक्चुअल बीपी जो रीडिंग है, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो वैल्यू है, वो आपको दिखाई देगी मॉनिटर पे, और वेव फॉर्म दिखाई देगा। राइट, सो यू कैन सी द इमेज, दिस इज योर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। सो इस तरीके से आपको एक वेव फॉर्म दिखेगा। राइट, सो ये आपका वेव फॉर्म है, जिसमें दिस इज गोइंग टू बी द सिस्टोलिक अपस्ट्रोक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, एंड देन पीक सिस्टोलिक, ये वाला जो पॉइंट है, जो आपका बेसिकली ऐसे, ये दिस पॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, द मैक्सिमम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देन उसके बाद सिस्टोलिक, नीचे की तरफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अभी भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बट ये क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्लाइन होना शुरू हो रहा है, अंटिल एक एक छोटा सा डिफ्लेशन नहीं आता, एक छोटा सा ऐसे इस तरीके से एक एक बना हुआ लूप बना हुआ है, इस पॉइंट को बोलते हैं डाइक्रोटिक नॉच। क्या बोलेंगे इसे? डाइक्रोटिक नॉच। तो आप देखोगे डाइक्रोटिक नॉच इज बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है द क्लोजर ऑफ आयोटिक वाल्व। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ये पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर होता तो वहां पे जो वेव फॉर्म आ रहा है, जब हम पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाते हैं, वहां पे जो डाइक्रोटिक नॉच है, दैट रिप्रेजेंट द क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व। राइट, बट हेयर इट रिप्रेजेंट द क्लोजर ऑफ आयोटिक वाल्व। अब ये आयोटिक वाल्व क्लोज हो गया, उसके बाद जो नीचे आपका डिक्लाइन हो रहा है, दैट इज योर डायस्टोल, और सबसे एंड वाला जो पॉइंट है, दैट विल बी योर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग। राइट, सो दिस इज, ये पूरा वेव फॉर्म है आपका आर्टीरियल ब्लड प्रेशर रीडिंग का। तो ये हमें यहाँ पे ब्लड प्रेशर रीडिंग मिल जाएगी। राइट, तो उसके लिए हमें सेम कंसेप्ट है जो हमने सीवीपी में पढ़ा था, फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस होनी चाहिए, ट्रांसड्यूसर सेम लेवल पे होना चाहिए। फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस का हमारा जो है, ट्रांसड्यूसर की पोजीशन बिल्कुल ऊपर या नीचे नहीं होगी, एंड इसके अलावा आपने जीरोइंग करना है बिफोर यू स्टार्ट मॉनिटरिंग द रीडिंग। राइट, अब इसमें हमें ये पता करना है कि ये जो बीपी रीडिंग, ये जो ट्रांसड्यूसर रिफ्लेक्ट कर रहा है कार्डियक मॉनिटर पे, क्या ये बीपी रीडिंग सही है और एक्यूरेट है? इसे पता करने के लिए, क्योंकि कई बार अगर आप ट्रांसड्यूसर ठीक से प्लेस नहीं करोगे, यू विल गेट फॉल्सली लो और हाई बीपी रीडिंग। राइट, और माइट बी पॉसिबल ट्यूबिंग बहुत लंबी है, या एयर बबल्स आ गए, क्लॉट आ गए, जिसकी वजह से पेशेंट का जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर रीडिंग आ रहा है, वो अफेक्ट हो सकता है। राइट, सो दिस इज द रीजन व्हाई यू नीड टू चेक कि ये जो ट्रांसड्यूसर आपने कनेक्ट किया है, ये अप्रोप्रिएट रीडिंग ब्लड प्रेशर की दे रहा है। इसे चेक करने के लिए हम एक स्क्वायर वेव
टेस्ट करते हैं, राइट? व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, वी आर गोइंग टू परफॉर्म स्क्वायर वेव टेस्ट। हम करेंगे स्क्वायर वेव टेस्ट, राइट? ये स्क्वायर वेव टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं? सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो ये ट्रांसड्यूसर को, तो ये ट्रांसड्यूसर पे इस तरीके का आपको एक एलिमेंट दिखेगा ठीक ऊपर। ये बेसिकली फास्ट फ्लश का वाल्व है, राइट? ये वाला क्या है, इसे बोलते हैं फास्ट फ्लश वाल्व। इसमें करना क्या है कि आपको जब ये चेक करना है, आपके कार्डियक मॉनिटर पे रीडिंग आ रही है, बीपी रीडिंग आ रही है और आप मैनुअली आपने कुछ और रीडिंग लिया है, तो आपको ये चेक करना है कि भाई ये मशीन जो है, जो ट्रांसड्यूसर है, ये एक्यूरेट बीपी दे रहा है नहीं दे रहा है, या इट इज फंक्शनिंग नॉर्मली। सो उसके लिए एक स्क्वायर वेव टेस्ट परफॉर्म करना है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो फास्ट फ्लश होता है इसको आपको पुल करना है ऊपर की तरफ। आप जैसे ही इसको पुल करोगे वाल्व ओपन हो जाएगा, और जैसे ही वाल्व ओपन होगा, ये जो आपकी प्रेशराइज्ड सलाइन 300 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का जो प्रेशर है सलाइन का, वो इस वाल्व, इस ल्यूमन, इस ट्रांसड्यूसर में ओपन एंटर करेगा, जिसकी वजह से हाई प्रेशर की वजह से ये वेव फॉर्म चेंज हो जाएगी, राइट? ये जो नॉर्मली अभी जो वेव फॉर्म हमारी बन रही थी, राइट, दिस इज द नॉर्मल वेव फॉर्म, जिसमें यहां से आपका डायस्टोलिक प्रेशर है, एंड दिस इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, राइट? ये आपने याद रखना है। अब जैसे ये जो वेव फॉर्म बन रही थी, जैसे ही आपने वो पुल किया, ये जो फास्ट फ्लश वाला वाल्व था, पुल करते ही नॉर्मल सलाइन अंदर गया 300 इतने प्रेशर से, मिलीमीटर ऑफ मरकरी से, तो उस प्रेशर से एक स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? एक स्क्वायर। अब वो स्क्वायर तभी एंड होगा जब आप उसको रिलीज कर दोगे, राइट? यू विल सी कि आपको कार्डियक मॉनिटर पे ना ये जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर रीडिंग है, यहाँ पे एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई देगा, और जैसे ही आप रिलीज करोगे वो स्क्वायर वापस से एंड होगा। हमें ये देखना है कि ये स्क्वायर जब बंद होता है, जब ये बन जाता है, तो इसे बनने के बाद वापस से जो नॉर्मल रीडिंग, जो नॉर्मल वेव फॉर्म आता है, नॉर्मल वेव फॉर्म, जो नॉर्मल वेव फॉर्म आ रहा है, और जो स्क्वायर वेव बनी है, इन दोनों के बीच में कितनी ऑसिलेशन हुआ, दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक, जिसे हम बोलते हैं डैम्पिंग, राइट? इसे कहा जाता है डैम्पिंग। डैम्पिंग मतलब कि जो फ्लूइड फिल्ड जो ल्यूमेन है, ये आपका जो ट्रांसड्यूसर है, ये आपके कार्डियक मॉनिटर पे फ्लो, जो फ्लूइड, जो जितना भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसको प्रेशर वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो जो प्रेशर फॉर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, ये कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है? क्या ये बहुत ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर रही है, लेस एनर्जी कर रही है, जितनी करनी चाहिए उतनी कर रही है? दिस इज व्हाट वी कॉल डैम्पिंग, राइट? सो आइडियली होना क्या चाहिए, अगर ये मशीन, अगर ये ट्रांसड्यूसर अच्छे से काम कर रहा है, एक्यूरेट बीपी जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए जैसे ही आप वो फास्ट फ्लश के वाल्व को पुल करोगे, यहाँ पे स्क्वायर बनना शुरू हो जाएगा। अब जब आप रिलीज करोगे तो स्क्वायर कंप्लीट होगा। इसे कंप्लीट होने के बाद कितना गैप में, कितने ऑसिलेशन में वापस से नॉर्मल आर्टीरियल जो वेव फॉर्म है वो आ जाता है? सो आइडियली 1 to 2 oscillation, look at this image, right? अब ये देखिए, जैसे ही आपने, ये नॉर्मल वेव फॉर्म था, आपने यहाँ पे क्या किया, फास्ट जो फ्लश था उसको पुल किया। अब आप जब रिलीज करोगे, तो रिलीज करने के बाद ये दोबारा से जो वेव फॉर्म आए, इनके बीच में कितने ऑसिलेशन हुए? तो ये 1 से 2 ऑसिलेशन मींस नॉर्मल है, ये नॉर्मल डैम्पिंग है, और ये सिस्टम एक्यूरेटली ब्लड प्रेशर रीडिंग को दिखा रहा है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, 1 to 2 ऑसिलेशन आफ्टर अ स्क्वायर वेव, एंड बिटवीन अ स्क्वायर वेव एंड नॉर्मल वेव फॉर्म, इन दोनों के बीच में अगर 1 to 2 ऑसिलेशन है, इसका मतलब नॉर्मल एक्यूरेट बीपी रीडिंग। जो ट्रांसड्यूसर है, इट इज वर्किंग अप्रोप्रिएटली, एक्यूरेटली काम कर रहा है, राइट? लेकिन अब दूसरी कंडीशन में क्या है कि आपने पुल किया फास्ट फ्लश, उसके बाद आपने रिलीज किया। जब आपने रिलीज किया तो आपने देखा कार्डियक मॉनिटर पे ये स्क्वायर वेव और नॉर्मल जो आर्टीरियल वेव फॉर्म था, उनके बीच में 2 से ज्यादा ऑसिलेशन है। इट इज मोर देन 2 ऑसिलेशन। मोर देन 2 ऑसिलेशन का मतलब क्या है
कि ये जो फ्लूड जो जो फ्लो कर रहा है, राइट, ये जो प्रेशर वेव फॉर्म बन रहा है उसने ज्यादा एनर्जी लॉस्ट नहीं की है। ये प्रेशर वॉर्म में अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी है। अब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा बाउंस ऑसिलेशन होगा। यू कैन रिमेम्बर एंड यू कैन रिमेम्बर इन दिस वे कि आप जब एक बास्केटबॉल को पुल नीचे की तरफ फेंकते हो तो वो बाउंस करती है ना, जितना ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होगी, जितना स्पीड से आप वो करोगे उतना ही ज्यादा बाउंस करेगी, है ना। धीरे 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 एनर्जी कम होती जाएगी, उसकी बाउंसिंग जो स्पीड है वो भी कम होती जाएगी। इन सेम वे यहाँ पे जो फ्लूड जो फ्लो कर रहा है, जो प्रेशर वेव फॉर्म कन्वर्ट की गई है आर्टीरियल कैथेटर से, कैथेटर के बाद ट्रांसड्यूसर के अंदर और ट्रांसड्यूसर से कार्डियक मॉनिटर पे, राइट, उसमें अभी भी बहुत ज्यादा एनर्जी है जिसकी वजह से ऑसिलेशन 2 से ज्यादा है। तो इसको बोलते हैं अंडर डैम्पिंग, अंडर डैम्प्ड सिस्टम। क्या बोलेंगे इसे? अंडर डैम्प्ड, अंडर डैम्प। अंडर मतलब हमने एनर्जी लॉस्ट ही नहीं की, अभी हम बहुत ज्यादा, अभी भी एनर्जी है हमारे, जो हमारा जो सिस्टम प्रेशर वेव फॉर्म दिखा रहा है और इसी वजह से वो ऑसिलेट कर रहा है बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी। अब इस वजह से ये अंडर डैम्पिंग इंक्रीज जो एनर्जी है इसकी वजह से उसका बीपी रीडिंग जो है अफेक्ट हो सकता है। सो यू कैन रिमेंबर इन दिस वे, अंडर डैम्प्ड, राइट। अंडर डैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड का मतलब लेस एनर्जी लॉस्ट, मतलब अभी एनर्जी ज्यादा है प्रेशर वॉर्म में, इसीलिए मोर देन 2 ऑसिलेशन, इसीलिए 2 से ज्यादा ऑसिलेशन हो रहे हैं आफ्टर स्क्वायर वेव एंड नॉर्मल जो आपका ग्राफ आया था। इसकी वजह से होगा क्या? बेसिकली क्या हो सकता है, यहाँ पे जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसकी रीडिंग चेंज हो सकती है एंड दिस विल गिव यू falsely high systolic blood pressure and falsely low diastolic blood pressure and widen pulse pressure, right? So what could happen अगर हमारे प्रेशर जो ट्रांसड्यूसर है वो अंडर डैम्प्ड होगा, अंडर डैम्प्ड मतलब मोर देन 2 ऑसिलेशन दिखाएगा और इसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपको फॉल्सली लो दिखेगा, है नहीं, बट ये आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई दिखेगा, डायस्टोलिक लो दिखेगा एंड पल्स प्रेशर वाइडन दिखेगा। बट एक चीज आपको नोट करनी है, जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होगा, अगर मैं इस वेव फॉर्म की बात करूं तो जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होगा वो सेम होगा, वो नहीं बदलेगा, राइट। सो मीन आर्टीरियल प्रेशर विल बी एक्यूरेट, विल नॉट चेंज। अब व्हाट कुड बी द रीजन, व्हाट कुड बी द कॉज कि किस वजह से ये अंडर डैम्पिंग हुई है? नंबर 1 रीजन, जो ट्रांसड्यूसर की ट्यूबिंग हम यूज करते हैं, ये जो ट्यूबिंग हम यूज कर रहे हैं ये बहुत लंबी ट्यूबिंग है, राइट। पहला रीजन क्या है? रीजन कॉज नंबर 1, द ट्यूबिंग इज स्टिफ, स्टिफ एंड लॉन्ग ट्यूबिंग। तो लॉन्ग ट्यूबिंग से आपकी एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी, मतलब लेस एनर्जी कैसे लॉस्ट होगी? जितनी लंबी और स्टिफ ट्यूबिंग होगी उतनी बारी वो स्ट्राइक करेगा और उतनी बारी फ्लूइड बाउंस होगा, राइट। सो लॉन्ग ट्यूबिंग एंड स्टिफ ट्यूबिंग से ज्यादा फ्लूइड बाउंसिंग होगी एंड इसी वजह से ऑसिलेशन ज्यादा हो रहा है एंड इट विल गिव यू द फॉल्स इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड लो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दूसरा रीजन, अगर पेशेंट को टेकीकार्डिया है, अगर टेकीकार्डिया है तो इसकी वजह से भी जो आपका ऑसिलेशन है वो ज्यादा होगा और एनर्जी कम लॉस्ट होगी। नंबर 3, आपने ट्रांसड्यूसर को, ट्रांसड्यूसर पोजीशन इज नॉट एक्यूरेट, आपने ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर की जो पोजीशन है विच शुड बी एट 4th इंटरकोस्टल स्पेस वो उस लेवल पे नहीं रखी है, जिसकी वजह से आपका जो रीडिंग है वो अलग, वो जो है लेस एनर्जी लॉस्ट हो रही है और रीडिंग उसकी पेशेंट की जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की गलत आ रही है, राइट। सो अंडर डैम्पिंग इज इंपॉर्टेंट। अंडर डैम्पिंग में आपको याद रखना है अगर मोर देन 2 ऑसिलेशन है, स्क्वायर जैसे ही बना उसके बाद जो नॉर्मल वेव आ रहा है उन दोनों के बीच में मोर देन 2 ऑसिलेशन, दैट मींस अंडर डैम्पिंग, राइट। नाउ व्हाट इज ओवर डैम्पिंग? एक और सिचुएशन होती है जिसे बोलते हैं ओवर डैम्पिंग सिस्टम। ओवर डैम्पिंग में क्या हुआ? यू कैन रिमेम्बर इन दिस वे कि जब भी हम मैच में ओवर डालते हैं तो ओवर मींस बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस्ट होती है। सेम ओवर डैम्पिंग में आपने इतनी ज्यादा इंक्रीज लॉस ऑफ एनर्जी, इंक्रीज और लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा हुआ जिसकी वजह से जो प्रेशर वेव फॉर्म है वो पूरी तरीके से बन ही नहीं रहा है।
मतलब आपने जैसे ही स्क्वायर वेव टेस्ट परफॉर्म किया, उसके बाद आपको या तो वन ऑसिलेशन दिखेगा या कोई भी ऑसिलेशन नहीं दिखेगा, जीरो और वन ऑसिलेशन। एंड इस वजह से, क्योंकि एनर्जी बहुत लॉस हुआ है, आपको डाइक्रोटिक नॉच भी नहीं दिखेगा, क्योंकि डाइक्रोटिक नॉच वैसे भी एक स्मॉल डिफ्लेक्शन है, तो वो आपको मिस हो जाएगा वेव फॉर्म में, वो भी नहीं दिखेगा बिकॉज एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस हुई है। सो इसे बोलते हैं ओवर डैम्पिंग। नाउ द क्वेश्चन इज के ओवर डैम्पिंग जिसमें हमारी एक्सेसिव एनर्जी लॉस और अब्सॉर्ब हुई है जब ये फ्लो ट्रैवल किया गया प्रेशर ट्रांसड्यूसर से, एंड देन जो रिफ्लेक्शन आई है, तो ये किस वजह से हुई, ये इतनी एनर्जी लॉस किस वजह से हुई है? इट द रीजन बिहाइंड के ट्यूबिंग में एयर बबल्स थे। अगर ट्यूबिंग में एयर बबल्स होंगे तो वहां पे एनर्जी ज्यादा लॉस होगी। थर्ड, अगर ट्यूबिंग में क्लॉट है, ब्लड क्लॉट है, जिसकी वजह से एनर्जी ज्यादा लॉस हो रही है और प्रेशर वेवफॉर्म जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो ओवर डैम्प्ड हो रहा है। फोर्थ रीजन, ट्यूबिंग किंक है या ऑब्स्ट्रक्टेड है। ट्यूबिंग किंक और ऑब्स्ट्रक्टेड, दीज कुड बी द पॉसिबल फाइंडिंग जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं एक्सेसिव एनर्जी लॉस हुई है। और जब वो प्रेशर वेव फॉर्म कार्डियक मॉनिटर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो नो डाइक्रोटिक नॉच आपको नहीं दिखेगा। इसके अलावा दिस विल गिव यू फॉल्सली लो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हाई डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड नैरो पल्स प्रेशर, ये आपने याद रखनी है। सो हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दिस? अगर आपको ऐसा दिख रहा है, ओवर डैम्पिंग दिख रहा है, आप एयर बबल देखो, फ्लश करो ल्यूमन को, वहां पे क्लॉट को आइडेंटिफाई करो, किंक ट्यूबिंग के प्रॉपर कनेक्शन को देखो, कहीं से भी ट्यूबिंग मुड़ी हुई या ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होनी चाहिए, राइट? सो दीज आर थ्री कंडीशन: नॉर्मल डैम्पिंग, अंडर डैम्प्ड एंड ओवर डैम्प्ड। हमेशा याद रखो, नोवर जो ऑप्टिमम या नॉर्मल डैम्पिंग सिचुएशन है जिसमें हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट दिस ट्रांसड्यूसर इज वर्किंग अप्रोप्रिएटली, इस स्क्वायर वेव के बाद दो ऑसिलेशन, वन और टू ऑसिलेशन इज नॉर्मल फाइंडिंग। बट अगर एक या एक से भी कम है, दैट इज ओवर डैम्पिंग, और दो से ज्यादा है, दैट इज अंडर डैम्पिंग, राइट? सो यू शुड नो द कॉज, यू शुड नो व्हाट इज द फाइंडिंग वी कैन एक्सपेक्ट इन अंडर डैम्पिंग, और कौन सी फाइंडिंग आपकी ओवर डैम्पिंग में हो सकती है और उसका कॉज क्या है। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस करेक्ट आंसर, यहाँ पे अगर जो बीपी की डिस्क्रिपेंसी आई है, वी हैव टू चेक द ट्रांसड्यूसर फॉर इट्स एक्यूरेट मेजरमेंट, कि ये ठीक से मेजर कर रहा है नहीं कर रहा, कहीं कोई इशू या प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसी के लिए आप स्क्वायर वेव टेस्ट को परफॉर्म करोगे rather than you will go with the other option. Now let us move to the next question. Next question is, you have a patient, the diagnosis is sepsis, respiratory failure, patient was intubated, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है पेशेंट, 3 दिन हो गए वेंटी पे, राइट? सो विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यू आर गोइंग टू असेस इन दिस पेशेंट? डिहाइड्रेशन, हाइपोकेलीमिया, हाइपोटेंशन, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी पेशेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे होता है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन मीन्स अ मशीन इज गिविंग ऑक्सीजन वेंटिलेशन टू द लंग्स, राइट? तो इनहेलेशन के टाइम पे मशीन यहाँ पे पेशेंट को जो है प्रेशर इंसर्ट कर रही है, जिसकी वजह से होगा क्या, जो इंट्राथोरैसिक प्रेशर है, द इंट्राथोरैसिक प्रेशर इज गोइंग टू बी इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आ रहा है। इंट्राथोरैसिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज होगा, और हमें पता है राइट एट्रियम एंड वीनस रिटर्न इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स डिक्रीज वीनस रिटर्न होगा। अगर वीनस रिटर्न डिक्रीज होगा तो जो वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकुलर फिलिंग है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज वेंट्रिक्यूलर फिलिंग। अगर वेंट्रिकुलर फिलिंग या प्रीलोड कम हो गया, दैट विल डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, right? So we are going to expect hypotension as a direct adverse effect of positive pressure ventilation. Cardiac output increase nahi, we can have decreased cardiac output. Hyperkalemia is not directly associated with positive pressure ventilation, but अगर patient की diet में potassium कम है और other कोई electrolyte imbalance है, तब we can expect hypokalemia, but directly there is no relation between positive pressure ventilation and hypokalemia. Dehydration also less likely to be enhanced with positive pressure
ventilation. So the best answer here in this case is option number C. The nurse found a patient unresponsive lying on the floor after activating the code blue. अच्छा, यहाँ पे आपने code blue activate कर लिया है and start कर लिया है CPR. Whenever you are attempting CPR question, look for the answer in the question itself. कि क्या क्या चीजें स्टार्ट हो गई हैं. आपने CPR दे दिया, code blue एक्टिवेट कर दिया, पेशेंट को कार्डियक मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया और पेशेंट को पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है. पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या फिर एसिस्टोल, बोथ आर नॉन शॉकेबल रिदम. ये दोनों ही नॉन शॉकेबल रिदम है. रिमेंबर दिस पॉइंट, जहां पे आपने शॉक नहीं देना है. देयर मैनेजमेंट इज एज सून एज पॉसिबल. You have to administer epinephrine, which is 1 ml repeated every 3 to 5 minutes. You can give IV and intraosseous, and the dilution is 1:10,000 के dilution में देनी है. We can also administer epinephrine through endotracheal route, and उस टाइम पे जो डोज होगा वो 2 से लेके 2.5 ml हो जाएगा. Remember this point, right? Now, Code Blue team started the medication with CPR, but the patient is not responding to resuscitation and medication. अब patient को medication भी दे दिया, but patient is not responding. So what else? Known और treatable cause के बारे में पूछा है. Pulmonary pulseless electrical activity. Now remember, we have discussed this numerous time कि जब भी हमने सारे measure दे दिए. हमने shockable में 3 shock दे दिए थे. Arrhythmia, एंटी एरिथमिक ड्रग एमियोडोरॉन, एपिनेफ्रिन दे दिया था. नॉन शॉकेबल में एपिनेफ्रिन वी हैव कीप ऑन गिविंग. पेशेंट को एडवांस एयरवे पे रख दिया, लेकिन तब भी पेशेंट रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. इसका मतलब यू हैव टू गो विद द रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, विच इज 5H5T. राइट, सो 5H5T में H में हाइपोक्सिया, हाइड्रोजन आयन विच इज एसिडोसिस, देन हाइपोथर्मिया, हाइपो एंड हाइपरकलीमिया, हाइपोवोलीमिया. Right, these are your 5H. 5T में toxin, which means infection, tamponade, cardiac tamponade, then tension pneumothorax, thrombosis 2, coronary and pulmonary. You need to identify इसमें से कौन से reversible causes लग रहे हैं. pH is 6.4, normal pH is 7.35 to 45. So ये acidosis वाली condition है, तो A तो definitely होगा. मतलब A 1 to 4 में से कोई आंसर है. Muffled heart sound with hypotension, this is going to be the आपका Bactrid, which is Bactrid आपका कहाँ होता है, टेम्पोनेट. तो BB is साइन. मतलब अब नाउ 2 and 4 में से कोई करेक्ट आंसर है. पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है. वी हैव हाइपोथर्मिया नॉट हाइपरथर्मिया, तो सी को एक्सक्लूड करेंगे. ब्रेथ साउंड आर एब्सेंट ऑन वन साइड, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स. सो डी भी हो सकता है. मतलब A, B and D is going to be the correct answer. जो आपने 5H और 5T पढ़ा था, the reversible causes of cardiac arrest. Remember these reversible causes, right? So 5H and 5T primarily you have to include this hypovolemia, hypoxia, hydroacidosis, hypothermia, hyper and hypokalemia. These are given by American Heart Association, the 5H and 5T, right? Now let's move to next question. The doctor orders single daily dose of pantoprazole 40 mg to be taken orally at bedtime. तो आपने यहाँ पे bedtime देना है ये medicine for the treatment of gastroesophageal reflux disorder. इसमें से कौन सा प्रिस्क्रिप्शन विच इज रिटन बाय द डॉक्टर इज करेक्ट. यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा एब्रीविएशन या किस तरीके से लिखा होना जाना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में. सो पेंटाप्राजोल 40 mg पर OS QHS. नाउ रिमेंबर दिस QOD एंड Q, ये वाला जो एब्रीविएशन है अब हम यूज नहीं करते हैं बिकॉज ये कंफ्यूजिंग है. जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल ने the Joint Commission International has released do not use official list. तो ये कुछ ऐसे एब्रीविएशन है जो अब हम यूज नहीं करते हैं. जैसे यू को आप यूनिट नहीं, आप इस तरीके से यू मेंशन नहीं करोगे, आपको पूरा लिखना है यूनिट, राइट? बिकॉज कई बार ये कंफ्यूजन हो सकता है 4 लिखा है या 0 लिखा है. IU नहीं लिखना है, आपको पूरा इंटरनेशनल यूनिट लिखना है. जैसे हम लिखते हैं ना इंटरनेशनल यूनिट, मिली इंटरनेशनल, नो, आपको पूरा इंटरनेशनल यूनिट लिखना है. देन QD विच इज डेली, एवरी डे, ये भी आप नहीं लिखोगे. इंस्टेड यू हैव टू राइट डाउन डेली. QOD एवरी अदर डे, ये भी आपने नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट डाउन फुल एवरी अदर डे, राइट? अगर कोई मेडिसिन है 2 mg तो 2.0 mg नहीं लिखेंगे.
सिंपली वी विल राइट डाउन 2 mg बिकॉज 0.2 mg से हम उसको कंफ्यूज कर सकते हैं. सो अगर कोई भी मेडिकेशन है उसके बाद जीरो नहीं लगाना है, सिंपली 2 mg. उससे पहले अगर डेसिमल है देन 0.2 mg, दैट यू हैव टू रिमेंबर. मॉर्फिन एंड मैग्नीशियम सल्फेट के निमोनिक को फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, पूरा लिखना है मॉर्फिन सल्फेट और मैग्नीशियम sulfate in order to avoid any confusion. So these are some of the abbreviation that should not be used or practiced in clinical setting by Joint Commission International. अगर आप क्वेश्चन को देखो तो अब इस केस में डेली बाय माउथ, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कि बेड टाइम पे देना है. पेंटाप्रेजोल पर ओरल क्यूडी अब यूज नहीं होता है, सो नॉट वी आर नॉट गोइंग टू गो विद ऑप्शन नंबर डी. बेस्ट आंसर इज पर ओरल एट बेड टाइम. Option number C is considered to be the best answer. Now, what is this logo you have to identify? So this is the logo of patient safety. Remember, important है, अभी 17th September को ही celebrate किया गया है. So this is your patient safety logo where you can see 2 person and a hand, right? So इसका जो इस बार का थीम था वो था newborn and every child की safe care provide करना. Slogan was patient safety from the start. 17 सितंबर एवरी ईयर 17 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है. सो 17 सितंबर पेशेंट सेफ्टी डे. दिस इज द लोगो एंड द थीम इज सेफ केयर फॉर एवरी न्यूबॉर्न एंड एवरी चाइल्ड. स्लोगन विद पेशेंट सेफ्टी फ्रॉम द स्टार्ट. Now next question is, as per the doctor order you have administered injection augmentin which is 1.2 gram IV for 5 days BT. So doctor ने ये order लिखा है medication chart में, and which type of order it is. Right, identify the type of order you have to identify. क्या ये स्टार्ट ऑर्डर है, स्टैंडिंग ऑर्डर है, पीआरएन ऑर्डर है या सिंगल ऑर्डर है? सो रिमेंबर, स्टार्ट ऑर्डर हम कब बोलते हैं? व्हेन वी से दैट दिस इज अ स्टार्ट ऑर्डर. स्टार्ट ऑर्डर का मतलब इमीडिएटली एंड ओनली वंस. मतलब आपको डॉक्टर ने लिखा होगा कि यू हैव टू गिव इंजेक्शन एमसेक स्टार्ट. इसका मतलब इमीडिएटली, अभी तुरंत देना है और एक ही बार देना है, रिपीट नहीं करना है या बार बार नहीं देना. ओनली वंस एंड इमीडिएटली, राइट? दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्ट ऑर्डर. नाउ व्हाट इज सिंगल ऑर्डर? सिंगल ऑर्डर भी वंस ही होता है, ओनली वंस, एक बार देना है, बट एक स्पेसिफाइड टाइम पे देना है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पेशेंट का जो है पोस्ट ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव पेशेंट है, उसको नाइट में आपको जो है मेडिसिन देनी है बेड टाइम पे, तो आप वो बेड टाइम पे दोगे, ओनली वंस ही दोगे. दैट इज गोइंग टू बी द सिंगल ऑर्डर. ओनली वंस एंड एट स्पेसिफाइड टाइम, राइट? दैट इज सिंगल ऑर्डर. देन एक थर्ड होता है नाउ ऑर्डर. नाउ ऑर्डर एंड स्टार्ट ऑर्डर में क्या है? नाउ ऑर्डर इज ऑल्सो ओनली वंस, बट दिस कैन बी गिवन विद इन 90 मिनट, राइट? विद इन 90 मिनट. स्टार्ट ऑर्डर इमीडिएटली देना है, एक ही बार देना है. नाउ ऑर्डर एक ही बार देना है, 90 मिनट के अंदर देना है, जब ये ऑर्डर डॉक्टर ने बोला है. सिंगल ऑर्डर एक बार देना है, लेकिन स्पेसिफाइड टाइम होगा. अब हो सकता है वो रात में देना है, हो सकता है वो सर्जरी से पहले देना है. दैट इज सिंगल ऑर्डर एट स्पेसिफाइड टाइम. पीआरएन ऑर्डर, प्रोरीनेटा, ये आपका लैटिन वर्ड है. ये इसमें क्या होता है? जब भी नीडेड है, एज नीडेड बाय पेशेंट, राइट? इफ पेशेंट इज हैविंग फीवर, पेशेंट को पेन हो रहा है, एज नीडेड, एज जब भी पेशेंट को अगर पेन लगेगा, पेशेंट आपको बोलेगा, देन यू कैन गिव दिस मेडिकेशन. सो एज नीडेड बाय द पेशेंट. नाउ व्हाट इज स्टैंडिंग ऑर्डर? स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, डॉक्टर ने मेडिकेशन चार्ट में लिखा है कि फॉर 5 days यू हैव टू गिव दिस इंजेक्शन पैंटॉप बिफोर ब्रेकफास्ट, राइट? एम्प्टी स्टमक देना है, ओडी वंस अ डे देना है. सो 5 दिन तक ये वाला जो ऑर्डर है ये स्टैंडिंग ऑर्डर रहेगा. फॉर 5 कंटिन्यूअस डे यू आर गोइंग टू फॉलो द सेम ऑर्डर विदाउट रिपीटेडली आस्किंग टू द डॉक्टर अंटिल ये 5 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे. देन यू हैव टू इन्फॉर्म कि क्या इस ऑर्डर में कुछ चेंज करना है या अपडेट करना है या होल्ड करना है या कंटिन्यू करना है. सो फॉर 5 days कंटिन्यूअसली दिस इज गोइंग टू बी द स्टैंडिंग ऑर्डर, राइट? सो हेयर इन दिस सिनेरियो डॉक्टर ने यहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है जो आपको आइडेंटिफाई करना है. Now, which of the following is not included among the 5 movements for medication safety as per the World Health Organization Global Patient Safety Challenge? So, अगर हम Global Patient Safety Challenge की बात करें, especially the third international goal, right, of World Health Organization, which is medication without harm. Medication
विदाउट हार्म, ये आपका थर्ड गोल है इन पेशेंट सेफ्टी का बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस गोल के अकॉर्डिंग 5 मूवमेंट्स ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी रिलीज किए गए थे बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन आर डिफरेंट, 5 मूवमेंट्स ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी आर डिफरेंट, बिकॉज हेयर हमने यहाँ पे क्या किया है, ये मूवमेंट्स पेशेंट और उनके केयर गिवर के लिए बनाए गए थे ताकि हम मेडिकेशन एरर को मिनिमाइज कर सके, राइट। मेडिकेशन एरर जितने भी होते हैं, हर स्टेज पे जो मेडिकेशन एरर है उसको मिनिमाइज करने के लिए ये मूवमेंट्स ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी फॉर पेशेंट, उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, वो क्या मेडिकेशन ले रहे हैं, कब लेनी है मेडिकेशन, क्या कोई नई मेडिकेशन ऐड हुई है, एंड केयर गिवर, राइट। ये दोनों के लिए ये मूवमेंट्स ऑफ मेडिकेशन सेफ्टी था जिसमें 5 स्टेप्स थे। सबसे पहला, स्टार्टिंग अ मेडिकेशन, अगर कोई मेडिकेशन स्टार्ट हो रही है देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टार्टिंग दिस मेडिकेशन, पेशेंट शुड नो कि ये मेडिकेशन मेरी शुरू हुई है आज से, इस वजह से शुरू हुई है और मुझे इस तरीके से लेना है। टेकिंग माई मेडिकेशन, पेशेंट शुड हैव थॉरो आइडिया कि ये मेडिकेशन को कैसे लेना है, कब लेना है, इसके प्रॉपर डोज के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई भी मेडिकेशन ऐड होती है देन ऑल्सो पेशेंट हैज टू बी वेल अवेयर अबाउट एडिंग अ मेडिकेशन। रिव्यू माई मेडिकेशन, हर मूवमेंट पे पेशेंट की मेडिकेशन को रिव्यू करना है ताकि डबल डोज ना चला जाए पेशेंट को। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट एडमिशन में आता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम उसे डॉक्टर ने न्यू मेडिकेशन लिख दी जबकि वो सेम मेडिकेशन किसी दूसरे ब्रांड का ऑलरेडी वो ले रहा था, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल ड्रग रिकंसिलेशन लिएशन, राइट, जिसमें आपको चेक करना है एट एवरी मूवमेंट, इट हैज टू बी परफॉर्म, चाहे एडमिशन हो, डिस्चार्ज हो, चाहे पेशेंट का ट्रांसफर हो, आप हर स्टेप पे ये परफॉर्म करते हो कि पेशेंट ऑलरेडी क्या मेडिकेशन ले रहा है, न्यू क्या ऐड हुई है, ताकि हम उसे समरी बना के दे सके और सारी मेडिकेशन को एक जगह पे मैच कर सके और एक फिक्स मेडिकेशन हो कि आपने सिर्फ ये मेडिकेशन देनी है, स्पेशली जिन लोगों को ओवर द काउंटर मेडिकेशन चल रही होती है। देन स्टॉपिंग अ मेडिकेशन, अगर कोई भी मेडिकेशन स्टॉप हुई है देन पेशेंट शुड बी वेल अवेयर अबाउट कि अब आपको ये वाली मेडिकेशन नहीं लेनी है। इन दिस वे वी कैन मिनिमाइज द मेडिकेशन एरर, राइट। सो इट इज स्टार्टिंग माई मेडिकेशन, देन उसके बाद टेकिंग माई मेडिकेशन, एडिंग माई मेडिकेशन, रिव्यू माई मेडिकेशन एंड स्टॉपिंग माई मेडिकेशन। कहीं पर भी डाइल्यूटिंग अ मेडिकेशन इज नॉट a movements under movements of medication safety, right? So option number C is correct answer. A 70-year-old pneumonia patient है, उसको निमोनिया है और उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ है, इंट्यूबेट किया है 7.5 मिलीमीटर एंडोट्रेकियल ट्यूब से, मिलीमीटर मींस इंटरनल डायमीटर, राइट। सो ड्यूरिंग ऑस्कल्टेशन चेस्ट एंड ब्रेथ साउंड फाउंड टू बी एब्सेंट ऑन द लेफ्ट साइड, आइडेंटिफाई मोस्ट लाइकली कॉज, क्या हो सकता है कि लेफ्ट साइड पे जो साउंड है वो आपको नहीं मिल रहा है, क्या पेशेंट को लेफ्ट साइड न्यूमोथोरेक्स हो रखा है, इनअप्रोप्रिएट ईटी ट्यूब साइज है, राइट मेन स्टेम ब्रोंकस इंट्यूबेशन हो गया, निमोनिया, निमोनिया तो ऑलरेडी पेशेंट को है, राइट, तो निमोनिया इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अप्रोप्रिएट साइज ये भी नहीं है क्योंकि 7.5 और 8 भी अगर हम ले रखा होता हमने 70 ईयर में, दैट इज गोइंग टू बी अप्रोप्रिएट, तो ये साइज भी अप्रोप्रिएट है। Now we are left with option number B and C, either pneumothorax or right main bronchus. Usually जब हम ET ट्यूब को इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को, सो ज्यादा चांसेस होते हैं कि इंट्यूबेट करते टाइम पेशेंट के राइट साइड, राइट मेन ब्रोंकस के ज्यादा चांस है एज कंपेयर टू लेफ्ट। सो ईटी ट्यूब राइट मेन ब्रोंकस में चला गया है, जिसकी वजह से जब आप उसको ब्रेथ वेंटिलेट कर रहे हो तो उसके राइट साइड में ब्रीथ जा रही है, बट लेफ्ट साइड में जो ऑस्कल्टेशन ब्रेथ साउंड है वो एब्सेंट है या डिमिनिश्ड है, यूजुअली एब्सेंट, यू विल हैव एब्सेंट ब्रेथ साउंड, तो दिस गोइंग टू बी मोर चांसेस एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड न्यूमोथोरेक्स, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड न्यूमोथोरेक्स होता दे माइट हैव गिव यू सम अदर सिचुएशन, राइट। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड न्यूमोथोरेक्स को कंसीडर ना करके हम राइट मेन स्टेम ब्रोंकस इंट्यूबेशन कंसीडर करेंगे, और हमेशा याद रखिए राइट साइड में जाने का मेन ब्रोंकस में जब आप इंट्यूबेट कर रहे हो ज्यादा रिस्क होगा, क्योंकि एनाटॉमिकली लंग्स जो राइट साइड का है वो वर्टिकली ओरिएंटेड है, तो देयर आर गोइंग टू बी मोर चांसेस के ईटी ट्यूब राइट मेन ब्रोंकस में चला गया। इस केस में जो कैप्नोग्राफी हम करेंगे, वी ऑलवेज प्रेफर मेन स्ट्रीम कैप्नोग्राफी, है ना, मेन स्ट्रीम कैप्नोग्राफी, एंडोट्रेकियल ट्यूब को द बेस्ट पोजिशन टू कंफर्म द ईटी ट्यूब इज कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी के भी 2 टाइप थे, मेन स्ट्रीम एंड साइड स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम मतलब
ईटी ट्यूब के ऊपर आपने कार्डियक कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर मॉनिटर लगाया, दूसरी साइड से वेंटी से कनेक्ट किया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्टर का ट्यूबिंग आपने कार्डियक मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया, राइट। सो इस केस में यहाँ पे मेन स्ट्रीम जो कैप्नोग्राफी में आप कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट कर रहे हो, ये रीडिंग नॉर्मल हो सकती है, इसका वेव फॉर्म नॉर्मल हो सकता है, कैप्नोग्राफी का ये चेंज नहीं होगा, बिकॉज एट द एंड ये हमें बता रहा है एक्सहेल्ड ईटीसीओ2। लेकिन लेफ्ट साइड में जो डिमिनिस्ड, ये जो आपका ईटी ट्यूब है जो राइट साइड में ज्यादा चला गया है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए द बेस्ट मेथड इज ऑस्कल्टेशन, ऑस्कल्टेशन एंड एक्सरे, जो आपको पता चल जाएगा जब आपको एक्सरे में कंफर्म हो गया कि राइट साइड ईटी ट्यूब ज्यादा अंदर तक चला गया, तो व्हाट विल बी द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज यू हैव टू पुल द एंडोट्रेकियल, डिफ्लेट करना है कफ को, देन पुल द ईटी ट्यूब 1 to 2 सेंटीमीटर अप, राइट। आप पुल करोगे बट एक बार में 1 to 2 सेंटीमीटर अप ही पुल करना है, right? This is how you are going to manage this situation. So correct answer is option number C. Next is a client is brought to the emergency department with abdominal trauma हुआ है इस पेशेंट को, और ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट है। वाइटल साइंस, पेशेंट का हार्ट रेट है 132, रेस्पिरेटरी रेट स्लाइटली बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, लेस देन 90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इसका मतलब पेशेंट हाइपोटेंशन में है, पेशेंट क्या है, हाइपोटेंशन में, और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, दैट मीन्स पेशेंट कैन गो इनटू हाइपोवोलेमिक शॉक, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक का कैंडिडेट है, राइट। ऑक्सीजन भी 89% है, टेम्परेचर अभी आपका 97 स्लाइटली डिग्री सेल्सियस, विच इज स्लाइटली नीचे की तरफ है, राइट। हाइपोथर्मिया नहीं है बट थोड़ा लेस देन द नॉर्मल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विच प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट फर्स्ट? हाइपोवोलेमिक शॉक में आप सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या होगा, यू हैव टू हाइपोवोलेमिक शॉक में हम रिसेसिटेशन करेंगे, तो आपने 2 वाइड बोर आईवी कैनुला, 2 वाइड बोर आईवी कैनुला यूज करना है। द प्रिफर यू कैन यूज 16 गेज विच इज ग्रे इन कलर, ग्रे कलर आईवी कैनुला यूज कर सकते हैं, विच इज समवेयर जिसका फ्लो रेट 180 ml होगा पर मिनट, राइट। सो आपने 2 16 गेज आईवी कैनुला यूज कर लेना है। अगर 16 गेज की वेन नहीं है, वी कैन ऑल्सो गो विथ 17 गेज आईवी कैनुला विच इज व्हाइट इन कलर, राइट। IV cannula लगा के you have to start with resuscitation with isotonic solution, that is normal saline. So option number B अभी तक correct है। Obtain blood sample, definitely we are going to take the blood sample, but first it is important we have to start the resuscitation. Abdominal X-ray we are going to perform under abdominal X-ray, आप secondary उसमें करोगे सर्वे में। Here you are going to perform the E-fast, हम E-fast करेंगे and detect करेंगे free fluid. Urinary catheterization is also a secondary intervention, but primary is wide bore cannula and restart the resuscitation of the patient जितना जल्दी हो सके to minimize the hypovolemic shock condition. A middle-aged man collapsed in the emergency department waiting room. What should the nurse do first? आप सबसे पहले क्या करोगे? आपके पास एक emergency situation आई है और एक man collapse कर गया है। Now remember हमने outside hospital cardiac arrest, आउटसाइड हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट या हॉस्पिटल में भी कार्डियक अरेस्ट हो रहा है विच इज इनसाइड द वार्ड और क्यूबिकल, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज सीन सेफ्टी। आफ्टर सीन सेफ्टी यू आर गोइंग टू चेक द रिस्पॉन्स, है ना, हम चेक करते हैं रिस्पॉन्स। एंड हाउ वी आर गोइंग टू चेक द रिस्पॉन्स? बाय 2 मेथड, वर्बल स्टिमुलेशन, वर्बल स्टिमुलेशन पूछ के आई यू ओके, आपका नाम क्या है, आई यू ओके। सेकेंड इज बाय गिविंग टेक्टाइल स्टिमुलेशन, एंड ये दोनों साइमल्टेनियसली करते हैं। रेस्पॉन्स में अगर वो अनरेस्पॉन्सिव आया, तो अनरेस्पॉन्सिव के बाद यू हैव टू एक्टिवेट इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, यू हैव टू शाउट फॉर हेल्प एंड किसी को बोलना है कि आप एईडी लेके आओ, राइट। देन यू हैव टू मूव टू पल्स एंड ब्रीदिंग चेक, आप ब्रेथ चेक करते हो, पल्स चेक करते हो, जब आपको ब्रीदिंग एंड पल्स नहीं मिलती है तब उसके बाद आप उसको चेस्ट कंप्रेशन देते हो पहले, एंड देन उसके बाद आप एयरवे स्टेबलाइज करते हो, फिर आप उसे रेस्क्यू ब्रीदिंग देते हो। दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस। सो अगर हम इसमें देखें, आज द क्लाइंट टू स्टेट हिज नेम, इट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स चेक करना है। यहाँ पे प्रायोरिटी सबसे पहले जैसे ही वो कोलैप्स हुआ, सीन सेफ्टी, सेकेंड विल बी चेक द रिस्पॉन्स। हेड टिल चिन लिफ्ट हम ये ओपन एयरवे तब करेंगे जब हम इसे रेस्क्यू ब्रीदिंग दे रहे हैं,
हम चेस्ट कंप्रेशन दे चुके हैं, चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद हम एयरवे पे आएंगे, तब सेकंड स्टेप को परफॉर्म करेंगे. फील फॉर एयर मूवमेंट फ्रॉम द विक्टिम नोज एंड माउथ. राइट. राइट. सो ओल्डर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जब आप पेशेंट का ब्रेथ एंड पल्स चेक करते थे, तो ब्रेथ एंड पल्स चेक करते टाइम आप पेशेंट का आप क्या करते थे, आप उसको देखते थे लुक लिसन एंड फील. तो वो वाला कंसेप्ट अभी फॉलो नहीं होता है. सिंपली यू कैन असेस वाइल पाल्पेटिंग द पल्स फॉर द कार्डियक अरेस्ट. आप जो है पेशेंट का चेस्ट वॉल मूवमेंट देख लोगे, दैट इज गोइंग टू बी अप्रोप्रिएट फॉर द रेस्पिरेशन. राइट. सो ऑप्शन सी भी आप ब्रीदिंग को चेक करने के लिए कर रहे हो. बट द फर्स्ट स्टेप इज रिस्पॉन्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि ऑप्शन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके प्रेजेंट किया है कि आज द क्लाइंट टू स्टेट हिज नेम. तो यू विल थिंक कि पेशेंट तो कोलैप्स हो गया, कैसे पूछेंगे. यहाँ पे पूछना है क्योंकि आप उसका रिस्पॉन्स चेक कर रहे हो. वर्बल एंड टेक्टाइल स्टिमुलेशन. अ क्लाइंट हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम सर्जरी आफ्टर अ गैस्ट्रेक्टमी. तो कौन सी पोजीशन सूटेबल होगी गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी के बाद. आइडियली गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी के बाद हमें दो चीजों का ध्यान रखना है. हमें मिनिमाइज करना है रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, रिस्क ऑफ एस्पिरेशन. राइट. सेकेंड, हमें जो मिनिमाइज करना है वो पेशेंट के लंग्स को फैसिलिटेट करना है, लंग्स फैसिलिटेशन फॉर मैक्सिमम एक्सपेंशन. राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी लो फाउलर्स पोजिशन, जहां पे एस्पिरेशन का रिस्क भी कम होगा और थोरेक्स एक्सपैंड करेगा और उसको ब्रीदिंग अच्छी होगी, उसका जो ब्रीदिंग वेंटिलेशन परफ्यूजन मैच है वो भी अच्छा होगा. Which client would benefit from the application of warm moist heat. जब भी हम warm compress लगाते हैं, remember vasodilation is going to happen. Vasodilation मतलब increase blood supply. Blood supply is going to be increase और blood की जो viscosity होगी, viscosity वो decrease हो जाएगी. Right. So warm compress, appendicitis, absolutely no. Appendicitis के केस में enema and warm compress कभी नहीं लगाना, रप्चर हो सकता है. पेशेंट कैन एंड अप इनटू पेरिटोनाइटिस, पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हो सकता है. स्प्रेन हुआ है जॉइंट में, स्प्रेन अगर हुआ है जॉइंट में तो इसमें आप एडिमा फॉर्मेशन स्वेलिंग हो सकती है, तो यहाँ पे आप कोल्ड कंप्रेस को प्रिफर करोगे रेदर देन वार्म मॉइस्ट कंप्रेस. राइट. मेलिग्नेंसी के केस में भी यू डोंट हैव टू गो विद द वार्म, क्योंकि वो वेसल्स को डायलेट करके और रिच वेस्कुलर सप्लाई, ब्लड सप्लाई वहां पे पहुंचाएगा फॉर द नरिशमेंट ऑफ द कैंसरस सेल. सो वी शुड नॉट गो विद वार्म मॉइस्ट हीट जहां पे मेलिग्नेंसी है. लो बैक पेन, डेफिनेटली यहाँ पे जो मसल्स जो स्टिफ हो रखी है उनके लिए इंपॉर्टेंट है पेन रिलीव करने के लिए. यू कैन गो विद वार्म मॉइस्ट कंप्रेस अगर पेशेंट को लो बैक पेन है. सो बाकी ऑप्शन से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Next is a client is at risk for development of metabolic alkalosis, right? Metabolic alkalosis है because of persistent vomiting. Fluid of choice for metabolic alkalosis is normal saline. Okay. Persistent vomiting, excessive suctioning can put the patient at risk of metabolic alkalosis. So what is the sign and symptom we can predict in this patient? अब डायरिया तो होता है आपका एसिडोसिस में, एसिडोसिस में होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस. हाइपर वेंटिलेशन आपका रेस्पिरेटरी वाली सिचुएशन में होगा. हाइपर वेंटिलेशन तो रेस्पिरेटरी में होगा, मेटाबॉलिक में नहीं होगा. सो आंसर वी विल गेट एडिमा और इरिटेबिलिटी. एडिमा इज समथिंग दैट वी कैन नॉट कंसीडर विद मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. सो हमारे पास जो आंसर बचा विच इज इरिटेबिलिटी. राइट. आंसर विल बी इरिटेबिलिटी. Next is which finding should the nurse alert first that the child is hemorrhagic after a tonsillectomy. अभी अभी चाहे बच्चे को टॉन्सिलेक्टमी सर्जरी हुई है, पोस्ट ऑपरेटिव रूम में है वो, तो पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट फाइंडिंग ऐसी कौन सी होगी विच विल अलर्ट, मेक द नर्स अलर्ट के पेशेंट को हेमरेजिक ब्लीडिंग, पेशेंट ब्लीड कर रहा है. राइट. टॉन्सिलेक्टमी होने के बाद माउथ ब्रीदिंग इज नॉर्मल, ड्राइनेस होगा वहां पे तो वो बार बार पानी के लिए भी रिक्वेस्ट करेगा. राइट. पल्स रेट इंक्रीज, पल्स रेट ये लेट कॉम्प्लिकेशन है, मतलब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है इसीलिए टेकीकार्डिया में जा रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी द लेट कॉम्प्लिकेशन. दिस इज अ हिंट, दिस इज गोइंग टू बी अ साइन, बट दिस इज अ लेट साइन. अर्ली साइन में फ्रीक्वेंट स्वेलोइंग, अगर बच्चा बार बार स्वेलो कर रहा है
क्योंकि बार बार ब्लड एंड म्यूकस जो कलेक्ट हो रहा है, सिक्रीशन बन रहा है, उसकी वजह से वो बार बार स्वेलो कर रहा है. दिस कैन इंडिकेट एन अर्ली साइन, अर्ली सिम्टम, जिससे कि हमें पता चलेगा दैट पेशेंट इज गोइंग टू हैव ब्लीडिंग, हेमोरेजिक ब्लीडिंग हो रही है पोस्ट ऑपरेटिव इन आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी. सो करेक्ट आंसर इज फ्रीक्वेंट swallowing. A nurse is preparing to give a subcutaneous injection to an older adult who is emaciated. Emaciated मतलब बहुत ही lean और thin, बहुत ही पतला दुबला older adult एक patient है. उस पेशेंट में आपको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन यूज करना है, तो आप कौन सा निडल यूज करोगे, कौन सा एंगल यूज करोगे. नाउ रिमेंबर दिस पॉइंट, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने के लिए वी हैव टू मेथड. हम या तो जो है मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं 5/8 इंच का निडल का लेंथ होता है, 25 से 27 गेज साइज होता है निडल का, एंड 90 डिग्री के एंगल पे यू आर गोइंग टू गिव द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन. अगर हम ये नहीं यूज कर सकते, नॉर्मली हम ये यूज करते हैं फॉर नॉर्मल पेशेंट, ओबीज है, अच्छा सबक्यूटेनियस फैट है वहां पे. लेकिन जो लीन एंड थिन पेशेंट होते हैं, जो इमेंशिएटेड पेशेंट होते हैं, वहां पे निडल का साइज हम कम रखेंगे, विच इज 3/8 इंच होगा. 25 से 27 गेज की हम निडल यूज करेंगे, एंड 45 डिग्री के एंगल पे हम इंजेक्शन देंगे. राइट, सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट, बिकॉज वहां पे सबक्यूटेनियस फैट कम है. सो हेयर यू आर गोइंग टू यूज 45 डिग्री एंगल. यू कैन यूज द स्किल फोल्डिंग टेक्निक. स्किन फोल्डिंग टेक्निक का यूज करेंगे, जहां पे हम 1 इंच और 2.5 सेंटीमीटर इस स्किन को पिंच करते हैं ऊपर की तरफ, ताकि वी विल मेक श्योर कि इनफ सबक्यूटेनियस टिश्यू में ये इंजेक्शन जाए 45 डिग्री के एंगल पे, एंड 3/8 जो निडल छोटी साइज का जो छोटा लेंथ होगा निडल का, दिस वी आर गोइंग टू यूज. राइट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. Now next is, you have 4 client in critical care unit diagnosed with Pseudomonas aeruginosa, which is a microorganism for ventilator associated pneumonia. Right, so infection control department has determined that this is probably a nosocomial infection. ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, एंड इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे. वेयर एन N95 मास्क व्हेन केयरिंग फॉर दिस पेशेंट. इस पेशेंट को जब भी आप प्रोवाइड कर रहे हो केयर, रेस्पिरेटर पहनो, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन शुरू करो, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन शुरू करो, या फिर मेक श्योर करो कि स्टाफ जो आर्टिफिशियल नेल है वो ना पहने. राइट, नाउ रिमेंबर रेस्पिरेटर वी आर गोइंग टू यूज फॉर एयरबॉर्न, जहां पर भी ड्रॉपलेट न्यूक्लाई होंगे. एयरबॉर्न प्रिकॉशन जहां पे हम लेते हैं ना, विच इज टीबी हो गया, मीजल्स हो गया, वेरिसिला जोस्टर हो गया. सो इस केस में आप N95 रेस्पिरेटर यूज करते हो, या COVID-19 की डिजीज हो गई. सो फॉर स्यूडोमोनास यू डोंट हैव टू यूज रेस्पिरेटर. राइट, और स्यूडोमोनास आपकी ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में भी नहीं आता है, ना ही कॉन्टैक्ट में आता है, ना ही ड्रॉपलेट में आता है, ना ही वो एयरबॉर्न में आता है. सो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 आप इजिली रूल आउट कर सकते हो. ऑप्शन नंबर 4 इज द ओनली ऑप्शन जो आपके पास बचा है एलिमिनेशन मेथड से. दैट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज अगर हम हैंड हाइजीन करते टाइम, इफ द नेल्स आर नॉट शॉर्ट इनफ, विच इज 0.5 सेंटीमीटर छोटे होने चाहिए, अगर वो इतने छोटे बड़े होंगे, या यू आर यूजिंग द आर्टिफिशियल फिंगर नेल, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इजिली हाइड टू सच प्लेस, और वो रिमूव नहीं होगा, एंड पेशेंट कैन हैव मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, एंड स्प्रेड क्रॉस कंटामिनेशन, इन्फेक्शन ज्यादा होगा. रिमेंबर 80% इन्फेक्शन हेल्थ केयर वर्कर के हैंड से ही ट्रांसफर होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मॉर्फिन टू अ क्लाइंट विद पेन ऑफ 8, अगर इस पेशेंट का जो पेन स्केल है उसने 8 बताया है, और आपने मॉर्फिन एडमिनिस्टर करना है. सो मॉर्फिन एडमिनिस्टर करने से पहले व्हाट ऑल वाइटल साइन यू हैव टू असेस. राइट, कौन से वाइटल साइन को आपको असेस करना है आफ्टर बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग मॉर्फिन. अब वी ऑल नो दैट मॉर्फिन इज समथिंग जिसमें उसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट. राइट, रिमेंबर रेस्पिरेटरी अरेस्ट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट. अगर आपने ज्यादा डोज दे दिया मॉर्फिन का, टॉक्सिसिटी हो गई, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है. एंड नॉट ओनली दिस, रेस्पिरेटरी अरेस्ट पेशेंट के CNS पे भी अफेक्ट कर सकता है. तो यहाँ पे 2 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रेस्पिरेटरी रेट एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस शुड बी चेक्ड बिफोर स्टार्टिंग द मॉर्फिन. पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट देखना है और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना है पेशेंट को मॉर्फिन शुरू करने से पहले. नेक्स्ट इज, अ नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग इंडोमेथिसिन टू अ न्यूनेट
What should the nurse do to ensure the nurse has identified the neonate correctly? यहाँ पे आप करेक्ट पेशेंट को आइडेंटिफाई कर रहे हो. रिमेंबर, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, सो लेट अस रिवाइज. नॉर्मली अकॉर्डिंग टू जेसीआई मिनिमम 2 आइडेंटिफायर आपको चाहिए, राइट? मिनिमम 2 आइडेंटिफायर. दैट कुड बी द फुल नेम ऑफ द पेशेंट एंड यूनिक हॉस्पिटल आइडेंटिफिकेशन डेटा. और हमेशा याद रखिए, इसके अलावा व्हाट एल्स, आप डेट ऑफ बर्थ को भी यूज कर सकते हो, एज एंड डेट ऑफ बर्थ. बट क्या यूज नहीं करना है? रूम नंबर को यूज नहीं करना, डॉक्टर का नेम यूज नहीं करना, फ्लोर नेम, ये सारी चीजें हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करने में यूज नहीं करेंगे, राइट? दूसरा पॉइंट, जब भी आप पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हो, फॉलो द 3V प्रिंसिपल. 3V में सबसे पहला वी क्या था? वर्बलाइजेशन. फर्स्ट इज वर्बलाइजेशन. वर्बलाइजेशन मतलब पेशेंट को बोलना है टू स्टेट हीज फुल नेम. पेशेंट को बोलो कि आप अपना पूरा नाम बताओ. वर्बलाइजेशन के बाद आएगा विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन मतलब उसके रिस्ट बैंड में देखना है उसका पूरा नाम और उसका यूएचआईडी नंबर. इसके बाद लास्ट वाला भी आएगा वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन मतलब उसका जो मेडिकल रिकॉर्ड फाइल है जो उसकी, उसमें आप चेक करोगे कि जो उसका पूरा नाम उसने बोला है, जो आपने उसका यूएचआईडी नंबर उसके आईडी बैंड पे देखा है, ये करेक्ट है या नहीं है. दैट इज यू आर गोइंग टू वेरीफाई, राइट? सो नाउ लेट अस सेलेक्ट. यहाँ पे सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई है मींस मल्टीपल आंसर होंगे. सो वेरीफाई द इन्फेंट फुल नेम विद द पेरेंट्स. दैट इज गोइंग टू बी करेक्ट बिकॉज बच्चा है, और उस केस में यहाँ पे मदर का पूरा नाम लिखा जाएगा और वो आप कंफर्म करोगे, वेरीफाई करोगे विद द पेरेंट्स से, राइट? सो ये पहला स्टेप यहाँ पे करेक्ट है कि आपने पेरेंट्स से यहाँ पे पूरा नाम पूछना है. आस्क अनदर नर्स टू कंफर्म दैट दिस इज द न्यूनेट फॉर वुम. हम दूसरे नर्स से नहीं पूछेंगे. नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द करेक्ट. आपको यहाँ पे या तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, उसकी मेडिकेशन फाइल देखनी है, उसका आइडेंटिफिकेशन बैंड देखना है. check the neonate identification bag against the medical record number. Absolutely correct. Verify the date of birth from the medical record with the date of birth or the neonatal identification band. Absolutely correct. Compare the number of crib मतलब जो बच्चे का बेड है, with the number of neonate identification band. Absolutely wrong. So correct answer is 1, 3 and 4 are going to be correct, right? The nurse is evaluating the client risk for having a pressure sore, which is the best indicator of risk for the development of pressure sore. जब भी प्रेशर अल्सर की बात आएगी, रिमेंबर ब्रैडन स्केल. सो ब्रैडन स्केल के जितने भी पैरामीटर है, ऑल पैरामीटर समवेयर दे आर द लीडिंग पैरामीटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर. फॉर एग्जाम्पल, ब्रैडन स्केल के पैरामीटर एसएमएस मन की बात, राइट? सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, शेयर एंड फ्रिक्शन, मोबिलिटी, एक्टिविटी, न्यूट्रिशन. बट इतने सारे फैक्टर्स में से सबसे बेस्ट अगर आपको सेलेक्ट करना हो, देन ऑलवेज सेलेक्ट, गो विद द मोबिलिटी, राइट? सो मोबिलिटी इज गोइंग टू बी द बेस्ट इंडिकेटर जो आपका रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर को डेवलपमेंट में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है. एंड अगर पेशेंट इमोबाइल है, दैट मीन्स पेशेंट इज एट हाई रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर. After a bronchoscopy with biopsy, the nurse assess the client. The nurse report which finding to the healthcare provider. So you have green sputum, dry cough, laryngeal stridor, hemoptysis. देखो, ब्रोंकोस्कोपी जब प्रोसीजर होता है तो उसके बाद ब्लीडिंग और कफिंग होना तो एक्सपेक्टेड है. माइल्ड ब्लीडिंग, हेमोप्टिसिस एंड कफिंग इज नॉर्मल फाइंडिंग, राइट? ग्रीन स्पूटम इंडिकेट करता है इन्फेक्शन विद स्यूडोमोनास, राइट? ग्रीन और येलो स्पूटम, इन्फेक्शन विद स्यूडोमोनास. बट इमीडिएटली आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी इन्फेक्शन इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट? कम से कम 3 से 4 दिन बाद अगर ऐसा हो रहा है, वी कैन से दैट दिस इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन. ग्रीन स्पूटम साइन ऑफ इन्फेक्शन बट डज नॉट अकर आफ्टर ब्रोंकोस्कोपी. और इमीडिएट मेजर आपको लेना है लेरेंजियल स्ट्राइडर, जो कि आपका बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवे और नैरोइंग, जिसकी वजह से जो एयरवे है वो नैरो हो गया है एंड पेशेंट कैन हैव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, राइट? सो इमीडिएटली जो चीज आपको बतानी है वो है लेरेंजियल स्ट्राइडर टू बी इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर. Next is a client who is receiving a blood transfusion suddenly experience chills and temperature. तो पेशेंट को हाइपोथर्मिया हो गया, एकदम से टेम्परेचर रेज हो गया, पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है कि ठंड लग रही है एंड हेडेक हो रहा है, राइट? एंड अपीयर फ्लश्ड.
सो व्हाट ऑल यू हैव टू डू, अब यहाँ पे करना क्या है कि ये सारे ऑप्शन यूज करके सीक्वेंस में लगाने हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन ईएसआईसी में आया था, यू हैव टू यूज ऑल द ऑप्शन एंड यू हैव टू पुट ऑल द ऑप्शन इन प्रॉपर सीक्वेंस के सबसे पहले क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा। सो जब भी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है, द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी स्टॉप the transfusion, right? Stop the blood transfusion. That is going to be the first option. After stopping, don't go and inform to the doctor. सबसे पहले, even before informing to the doctor, you have to keep the line open. Keep the IV line open. इसको कैसे ओपन करेंगे? With normal saline. नॉर्मल सलाइन से आईवी लाइन को ओपन करो, क्योंकि अगर आप आईवी लाइन को बंद कर दोगे या रिमूव कर दोगे कैनुला, पेशेंट और कॉम्प्लिकेशन में जाएगा, आप दूसरी आईवी लाइन सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, टाइम कंज्यूम होगा और पेशेंट को मेडिकेशन नहीं चल पाएगी। सो मेक श्योर कीप द आईवी लाइन ओपन विद द नॉर्मल सलाइन। नंबर 3, इन्फॉर्म टू द डॉक्टर। देन आपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, एज पर द डॉक्टर ऑर्डर यू हैव टू सेंड द सैंपल। यूरिन का सैंपल लेना है, ब्लड का सैंपल लेना है, हेमोलाइसिस हो रहा है, यूरिन में हेमोग्लोबिनूरिया हो रहा है, ये सारी चीजें आपने सैंपल लेनी है। एंड एट लास्ट यू हैव टू सेंड द ब्लड बैंक एंड द सेट इन अ येलो कलर बायोमेडिकल वेस्ट बैग टू द ब्लड बैंक फॉर इंस्पेक्शन के क्या गलती हुई थी, राइट? इसके अंदर क्या कोई एलर्जन है, क्या कोई एंटीजन है, क्या पार्ट था जिसकी वजह से पेशेंट को रिएक्शन हो गया, राइट? सो फर्स्ट आपका आएगा नंबर 1 is 3, then after 3 4, then 1 and then 2. This is going to be the correct sequence to manage the blood transfusion reaction. Next is your nurse is administering IV fluid to a dehydrated client. When administering IV solution, 3% sodium chloride. First, we need to understand कि 3% sodium hypochlorite कौन सा solution है, which crystalloid solution it is. So this is your hypertonic. ये कौन सा solution है? Hypertonic solution है। Hypertonic solution आप कब administer करते हो? Remember, hypertonic solution करता क्या है? Hypertonic solution सेल जब भी आप इसे एडमिनिस्टर करोगे, अब इस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बहुत ज्यादा है, हाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, कंसेंट्रेशन सॉल्यूट की ज्यादा है एज कंपेयर टू आरबीसीज, जिसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो सॉल्वेंट है, जो पानी है, वो आरबीसी से बाहर जाएगा आपके इंट्रावैस्कुलर स्पेस में। ये हो गया आपका इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, सेल के अंदर का स्पेस। ये हो गया इंट्रावैस्कुलर स्पेस, जो कि एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस का पार्ट है, राइट? अब जब आपने इंट्रावैस्कुलर स्पेस में 3% सोडियम हाइपोक्लोराइड डाला, जिसके अंदर सॉल्यूट बहुत ज्यादा थे एज कंपेयर टू आरबीसी, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए यहाँ पे सॉल्यूट, यहाँ से सॉल्वेंट बाहर जाएगा और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। So the moment you will administer hypertonic solution, cell will become shrink. अब ये कहाँ कहाँ डालते थे? सेरिब्रल एडिमा में, राइट? सेरिब्रल एडिमा हो गया, या इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो गया, जहां पे आप 3% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन दोगे। पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है, उस केस में आप दोगे। सो हाइपोनेट्रीमिया में दे रहे हैं, सेरिब्रल एडिमा में दे रहे हैं आप ये 3% सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम ये सोल्यूशन देते हैं, क्योंकि सारा पानी इंट्रावैस्कुलर स्पेस में आ रहा है, सो पेशेंट इज एट रिस्क फॉर सर्क्यूलेटरी ओवरलोड, है ना? पेशेंट को सर्क्यूलेटरी ओवरलोड या पल्मोनरी एडिमा होने का रिस्क हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड नॉट ओनली दिस, पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया होने का भी रिस्क हो सकता है अगर आप इसे बैलेंस वे में एडमिनिस्टर नहीं करोगे। पेशेंट कैन हैव हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपर क्लोरीमिया, राइट? और सर्क्यूलेटरी ओवरलोड। तो इसके लिए हमें क्या क्या मॉनिटर करना है? मेजर करना है इनटेक आउटपुट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ताकि सर्क्यूलेटरी ओवरलोड ना हो। जुगलर वीनस डिस्टेंशन के लिए इंस्पेक्ट करना है फॉर सर्क्यूलेटरी ओवरलोड। इवैल्यूएट द क्लाइंट फॉर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। यस, हो सकता है हाइपरनेट्रीमिया से उसको न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो जाए, पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपरनेट्रीमिया। मोर फ्लूइड डेफिनेटली नो, उसको ऑलरेडी ओवरलोड का रिस्क है तो ज्यादा फ्लूइड तो देंगे नहीं। यूरिनरी कैथेटर को आपने इंसर्ट करना, दिस इज नॉट मैंडेटरी, कि बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि आप उसे कैथेटर इंसर्ट करके ही इनटेक आउटपुट मॉनिटर करो। सो ऑप्शन नंबर 4 and 5 आर नॉट करेक्ट, बट 1, 2 and 3 आर समथिंग विच वी हैव टू डू अगर पेशेंट आपका 3% सोडियम हाइपोक्लोराइड हाइपरटोनिक सोल्यूशन को एडमिनिस्टर आप कर रहे हैं।
Now, next question is a client on mechanical ventilator, which parameter need to be informed to the doctor? So, respiratory rate 24 breath per minute, slightly elevated है, 20 से बढ़ा हुआ है. BP is 140/86. BP आपका सिस्टोलिक थोड़ा हाई है. अगर आप देखो टेम्परेचर इज हाइपोथर्मिया में जा रहा है, हाइपरथर्मिया में जा रहा है, मतलब इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर है, एंड हार्ट रेट इज नॉर्मल. सो सारे ही पैरामीटर में जो सबसे कंसर्न पैरामीटर है वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर इज द मोस्ट कंसर्न पैरामीटर. डोंट कंफ्यूज कि यहाँ पे मैकेनिकल वेंटिलेटर दिया है तो वी हैव टू थिंक ऑफ रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर. नो, हम टेम्परेचर क्यों देखेंगे? बिकॉज यहाँ पे जो टेम्परेचर रेज है, पेशेंट को जो फीवर हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं पेशेंट को वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो सकता है, जिसकी वजह से हमें क्या करना है, पेशेंट को यहाँ पे ट्रीट करना है. सो द पैरामीटर दैट इज टू बी इन्फॉर्म टू द डॉक्टर इज टेम्परेचर. राइट, टेम्परेचर आपको बताना है. So that's all from my side, and all the very best for your mains NORCET 9.0 entrance examination. I'm sure you will do best. And silly mistakes nahi karni hai. You are the best. You have already done lot of hard work. You have done all your revision, all the practice question को read करना है बहुत ही अच्छे से. Lengthy question होंगे, time 45 minutes है. Panic नहीं करना है. Read question properly, and then when you know the answer, tick the answer and move to the next question. When you have no idea, skip the question. And mark my word, अगर पेपर आपके लिए difficult है तो पेपर सबके लिए difficult है. There is no need that you are going to take much more and more risk, because this is the final stage जो आपकी finally जो आपको decide करेगी कि NORCET 9 में in है या नहीं है. All the very best for your NORCET 9.0. Till then, stay happy, stay healthy, and stay blessed.